Hello to all students of BSc final year. Myself Abhilasha Chaudhary, your botany teacher. हम अपने बायोटेक्नोलॉजी की जो यूनिट है उसके सबसे एंड में जो पार्ट है जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है उसका अर्थ और एक्सप्लेनेशन पढ़ना है हमें। उसमें सबसे एंड में एक टॉपिक रह गया है और वो है आपका डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग का सीधा सीधा अर्थ है कि डीएनए में जो बेस पेयर हैं उनका पता लगाना, उनकी सीक्वेंस पता लगाना कि क्या उनकी नंबरिंग है, किस तरह से वो अरेंज हैं। जैसे ये डीएनए है तो बेस पेयर के क्रम का पता लगाना, पहले टी है, फिर जी है, जे है, जो भी है, एकदम क्रम वाइज हर एक डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है उसके क्रम का पता लगाना ही डीएनए सीक्वेंसिंग कहलाता है। डीएनए सीक्वेंसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द प्रिसाइज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विद इन ए डीएनए मॉलिक्यूल। जो भी आपको डीएनए मॉलिक्यूल दिया जाता है उसके जो ऑर्डर क्या है, किस क्रम में व्यवस्थित है, कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड किस क्रम में जमे हुए हैं। टू एनालाइज जीन स्ट्रक्चर एंड इट्स रिलेशन टू जीन एक्सप्रेशन एज वेल एज प्रोटीन कॉन्फॉर्मेशन। इससे हम किसी जीन की संरचना का पता लगा सकते हैं और जीन एक्सप्रेशन में किस तरह से अरेंज है, एक्सॉन्स कौन से हैं, इंट्रॉन्स कौन से हैं। उसके अलावा प्रोटीन, अगर हमें प्रोटीन का पता है और किस तरह से प्रोटीन में कौन सा जीन इन्वॉल्व है, ये सब चीज़ें हम डीएनए सीक्वेंसिंग से पता लग सकती है। पर्पस ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, क्यों डीएनए सीक्वेंसिंग की जाती है, डीएनए का सीक्वेंस पता लगाने का क्या फ़ायदा है। इसमें कैन कंपेयर जीन्स एंड स्पेसिफिक सीक्वेंस टू फाइंड आउट डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटी। हम अगर हमारे पास दो सेम एलील हैं एक जीन के, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, क्या अंतर है उनके बीच। और कोई भी दो सेम जीन हैं उनमें क्या विभिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं, इस चीज़ का पता लगाना। क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, मेक ए डिजीज डायग्नोसिस, कौन सा सजीव है, और किसी डिजीज़ का डायग्नोसिस करना। अगर कोई जेनेटिक डिजीज़ है और उसमें कुछ गड़बड़ है तो वो भी डीएनए सीक्वेंसिंग के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। थ्रू द डीएनए सीक्वेंसिंग वुड बी एबल टू नो वेयर एग्जैक्टली इनटू जीनोम और जीन इज म्यूटेशन। हम ये पता लगा सकते हैं कि जो जीन है, कोई विशेष जीन है, वो जीनोम में कहाँ पर उपस्थित है, और अगर जीन में कोई म्यूटेशन हो तो उस चीज़ का भी पता लगाया जा सकता है। तो अब जब भी हम जीनोम की स्ट्रक्चर देखते हैं या उसकी मैपिंग की बात करते हैं तो उसके लिए हमें डीएनए के पूरे सीक्वेंस का पता लगाना बहुत आवश्यक होता है। जो जीनोम प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी डीएनए के सीक्वेंस का पता लगाया जाता है। तो ये क्या क्या विधियां हैं, उन विधियों में एक इम्पॉर्टेंट विधि है कि कौन सा प्रोसेस है, सेंगर्स सीक्वेंस। जो एक फ्रेडरिक सेंगर 1977 में उन्होंने एक विधि बताई जिसके द्वारा हम डीएनए में जो सीक्वेंस है उसका पता लगा सकते हैं। ये मोस्ट वाइडली यूज़ की जाती है, ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है सीक्वेंसिंग के लिए 25 साल से। तो आप इसमें फ्रेडरिक सेंगर का नाम याद रखें। ये प्रोसेस कैसे हैं, थोड़ी सी आपको टिपिकल लग सकती है, पर फिर भी ये बड़ी इजी और अच्छी तरह से फाइंड आउट हो जाता है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। जो ये विधि है, सेंगर मेथड है, उसको चेन टर्मिनेशन और डाइडिऑक्सी मेथड भी कहा जाता है। किस लिए कहते हैं हम बताते हैं। अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ ए स्पेसिफिक प्लेस ऑन ए डीएनए
fragment based on where synthesis of new DNA chain stop। इसमें हम जो सबसे एंड में जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, ओके, जहाँ पर डीएनए पॉलीमराइजेशन करना बंद कर देता है, उसका फ्रेगमेंट, डीएनए का एक फ्रेगमेंट ले लेकर हम इसके बारे में पता लगाते हैं। ये विधि देखते हैं हम, तब पता चलेगा क्या प्रिंसिपल है इस मेथड की। इसके अंदर एक विशेष, हमने डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड पढ़ा है, अब इसमें है डाई डीऑक्सी। ओके, डाई डीऑक्सी क्या चीज़ होती है? डाई डीऑक्सी जो डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, वहाँ हमें पता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार ऐड होता है, यहाँ पर जो सी है उससे फॉस्फोरिक एसिड ऐड होता है। यहाँ पर डीऑक्सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर O एब्सेंट होता है और यहाँ सिर्फ H पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल डीऑक्सी में यहाँ पर OH पाया जाता है, जिससे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जुड़ता है। ओके, थर्ड वाले पर नया आने वाला न्यूक्लियोटाइड जब आरएनए का पॉलीमराइजेशन होता है तो वो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड से इस थर्ड नंबर कार्बन पर जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ओके, ये नाइट्रोजन क्षार है, यहाँ पर P है, तो यहाँ पर जुड़ता है नया आने वाला। लेकिन डाई डीऑक्सी में यहाँ पर तो H है, यहाँ पर OH की जगह सिर्फ H होता है, यहाँ से भी ऑक्सीजन रिमूव की हुई होती है। तो अब जब भी जो नेक्स्ट इसका रेप्लिकेशन करते हैं या इसको पॉलीमर बनाने की कोशिश करते हैं कम्प्लीमेंट्री मेथड द्वारा, तब यहाँ पर जुड़ नहीं पाता है। ओके, इसको हम आगे और क्लियर करते हैं। देखिए, डाईडीऑक्सी एनटीपीएस क्या होते हैं? ये स्पेशली डिज़ाइन न्यूक्लियोटाइड्स हैं, स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, जो नॉर्मली हम डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान या पॉलीमराइजेशन के दौरान पीसीआर में जब काम में लेते हैं तो हम उसको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। यहाँ डाई डीऑक्सी है, दो जगह ऑक्सीजन रिमूव की हुई है। हैव ए हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू थर्ड कार्बन रेदर देन एन OH ग्रुप। तो थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप की जगह सिर्फ हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। इसका मतलब क्या है? ये देखिए, ये जो नॉर्मल है, ओके, ये नॉर्मल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पर ये डाई डीऑक्सी है, यहाँ पर देखिए OH ग्रुप है, यहाँ पर सिर्फ H ग्रुप है। अब यहाँ पर अगर ये पॉलीमराइजेशन करते हैं तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जुड़ नहीं पाता है, जल अपघटन की प्रोसेस नहीं होती है, बंद नहीं बनता है। और अगर ये कम्प्लीमेंट्री प्रोसेस से पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो ये यहीं पर स्टॉप हो जाता है। ओके, और फ्रेगमेंट टर्मिनेट हो जाता है, इससे आगे जोड़ नहीं पाता है। तो ये एक, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है, इसको बिना समझे हमें ये विधि समझ में नहीं आएगी। ओके, तो इसमें करते क्या हैं? ये सेंगर का सीक्वेंसिंग मेथड है, इसमें 4 प्रकार की टेस्ट ट्यूब परख नलियों का प्रयोग किया गया है। इन चारों में देखिए 4 हैं। एक डीएनए का टुकड़ा है, उसको पहले हम सिंगल स्ट्रैंडेड करते हैं, ओके, और वो सेम टुकड़ा, सेम काइंड ऑफ टुकड़ा, वो सारा फ्रेगमेंट एक मतलब उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पीसीआर के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं या और किसी विधि से। हम इन चारों में डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर सारे DATP सारे चारों तरह के न्यूक्लियोटाइड भी डाल देते हैं ताकि यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री
बने, लेकिन उनके साथ स्पेशली मेंशन करके हर एक परखली में वो जो हमने स्पेशल डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनाया है, इसमें ए डाल दिया, इसमें टी, इसमें सी, इसमें जी, ये भी डाला जाता है। ओके, तो ये एक प्रोसेस है। उसके आगे देखिए, द synthesis of double stranded DNA segment from a single strand of DNA will be initiated in the presence of DNA polymerase. DNA synthesis will stop if the incorporated base in the form of dideoxy instead of deoxynucleotide। होता क्या है कि जब हम परख नली के अंदर जैसे हमारे पास अगर एक सेकेंड, ये फ्रेगमेंट है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का, यहाँ हम प्राइमर भी डालेंगे क्योंकि जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तब प्राइमर की आवश्यकता होती है। उसके साथ एंजाइम डालेंगे जिससे ये पॉलीमराइजेशन होना स्टार्ट हो। अब यहाँ पर एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होता जाता है कॉम्प्लीमेंट्री से। ओके, लेकिन जहाँ पर मान लो एक परख नली ने हमने वो हमारा स्पेशल डबल डी एटीपी डाला है और यहाँ पर मान लो आगे टी है, और अगर ये जुड़ गया है यहाँ पर, ओके, टी की कम्प्लीमेंट्री में, तो ये रेडियो लेबल्ड होता है, फ्लूरेसेंस है ना, रेडिएशन निकालता है, जिसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पर ये जो स्पेशल वाला न्यूक्लियोटाइड है वो कहाँ पर ऐड हुआ है। ओके, ये सारी प्रोसेस हर एक जो परख नली है उसमें अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के लिए होती है। कहीं पर टी जाके रुकेगा, कहीं ए पर जाके रुकेगा, कहीं सी पर, कहीं पर जी पर। ओके, जहाँ जहाँ ये अप्रोच होता है, जो जो सीक्वेंस आती जाती है, जहाँ एक परख नली में इतना ही फ्रेगमेंट बना, ओके, दूसरी परख नली में मान लो ये नॉर्मल है, आगे सी पर जाके रुक गया, कहीं ए पर जाके, तो डिफरेंट लेंथ के हमें फ्रेगमेंट मिलते हैं अलग अलग न्यूक्लियोटाइड में। द डीएनए सिंथेसिस will stop in the incorporated base in the form of dideoxy instead of deoxynucleotide। ओके, तो जैसे जैसे हमने वो स्पेशल डाले हैं, वो जहाँ पर भी ऐड होंगे नए वाले डीएनए में, वहाँ जाके वो जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है वो रुक जाती है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की प्रोसेस देखते हैं।